हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, जो कि हमारी जल्दी कंप्लीट होने वाली हैं। ठीक है ना। अभी कुछ ही टॉपिक बचे हैं, वो मैं डेली आपको करवा रहा हूँ, वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद हमें अलग सब्जेक्ट्स जो और बाकी सब्जेक्ट हैं उनको भी स्टार्ट करना है। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारी सीडीपी की क्लासेस कंप्लीट हो रही है ना, तो उनसे रिलेटेड हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी स्टार्ट करें। पीवाईक्यू मीन्स प्रीवियस ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है ना। जो सीटेट के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, आपका जो ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुए थे ना, वो 16 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हुए थे। तब से लेकर अब तक जितने भी पेपर्स हुए हैं सीटेट के, वो सभी पेपर्स मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है ना। तो जैसे हमारी अब सीडीपी कंप्लीट हो रही है, तो सीडीपी से रिलेटेड डेली 30 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है। इससे होगा क्या, आप सबसे पहले तो थ्योरी क्लासेस को देखिए। ठीक है ना। और जो हमारे टॉपिक हो चुके हैं ना, उनसे रिलेटेड अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आप देखिए आप उसको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पाते हो तो यानी कि आपका रिवीजन सही है। अगर नहीं कर पाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। और देखिए, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू भी अच्छे से कर लिए ना, तो आपको सीधा और सिंपल सा है, आपका तब भी आराम से एग्जाम निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम पैटर्न होता है। ठीक है ना। लिमिटेड कंसेप्ट है हमारे पास। ठीक है, वही चीज़ें बार बार रिवाइज होती है। ठीक है, तो हमें उन कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ना है। जो वर्ड्स यूज करता है ना सीटेट, हमें उनको पकड़ना है। ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए और रेगुलर कीजिए। ठीक है ना। जुलाई के अंदर एग्जाम है, अभी ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। समझ रहे हो ना आप? तो इन चीज़ों को आप डेली कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए ना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लासेस टाइम पर मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास के विभिन्न चरणों में शरीर के जो विभिन्न अंग है ना, वो अलग अलग रेट से यानी कि अलग अलग दरों पर क्या होते हैं, विकसित होते हैं। ये कौन सा प्रिंसिपल बताता है? ठीक है, देखिए, डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल। देखिए, जो डेवलपमेंट का टॉपिक है वो अभी मैं 1-2 दिन में कराने वाला हूँ। ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको डेली ये प्रैक्टिस सेट 100% करने हैं। ठीक है ना, याद रखिए ये चीज़ को आप। ठीक है, देखिए, ये हमारा गलत हो जाएगा। जो डेवलपमेंट है ना, वो यूनिडायमेंशनल नहीं होता, वो मल्टी डायमेंशनल होता है। तो समझ रहे हो आप? मल्टी डायमेंशनल का मतलब हो गया, एक आयामी नहीं होता, बहुआयामी होता है, बहुआयामी। ठीक है ना। देखिए, डेवलपमेंट के अंदर आपकी हेरिडिटी का रोल होता है। ठीक है, आपके एनवायरनमेंट का रोल होता है। सिर्फ और सिर्फ एक आयामी नहीं होता है, डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी चीज़ों का रोल होता है। समझ रहे हो ना आप? तो ये हमारी क्या हो गई, स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक ही दिशा में होता है। ये चीज़ भी गलत है, डेवलपमेंट एक दिशा के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। देखिए, एटलीस्ट दो में तो होता है। एक तो आपका सर से और पैर की तरफ, एक आपका अंदर से बाहर की तरफ, वो अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अगला है, डेवलपमेंट इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा गलत है। देखिए, पियाजे ने बोला था कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, उसने स्टेजेस दी थी। लेकिन वाइगोत्स्की ने बोला था कि जो डेवलपमेंट होता है ना, वो कंटिन्यूअस होता है, स्टेजेस के अंदर नहीं होता है। ठीक है ना। और देखिए, ये चीज़ प्रूव हो चुकी है, अगर जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। तो ये चीज़ भी हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोक्सिमो डिस्टल एंड सेफेलोकोडल। ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4। अब ये होता है क्या है, अब वो समझिए आप। देखिए कैसे होता है। देखिए, ये है हमारे पास, तो ये बच्चा है आपके पास, मैंने जो इमेज लगा रखी है। तो यहां से है ना, यानी कि हेड से लेके और फुट तक जो डेवलपमेंट होता है ना, इस डेवलपमेंट को बोलते हैं सेफेलोकोडल। क्या बोलते हैं, सेफेलोकोडल। ठीक है। लेकिन जो आपका अंदर से और बाहर की तरफ होता है ना, यानी कि पहले आपका जैसे हार्ट है वो कंप्लीट बनेगा, यानी कि हार्ट बीट बनेगी। ठीक है, आपके लंग्स हो गए, आपकी बोन हो गई, ये आपके सेंटर में है, आपके अंदर है। ठीक है, आपकी बोन मैरो हो गई। तो सबसे पहले इनका विकास होगा, उसके बाद आपके बाजू बनेगी, फिर हाथ बनने लगेंगे। ठीक है ना, फिर उंगलियां बनेंगी। ठीक है, तो यानी कि सेंटर से अंदर से बाहर की तरफ जाना। ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। देखिए, चिल्ड्रन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट। देखिए, कहीं ना कहीं हमने ये चीज पढ़ी है, अब जो बच्चे का जो विकास होता है ना, वो किससे होता है, आपके सामाजिक सांस्कृतिक कंटेक्स्ट के अंदर होता है। ये बात किसने बोली थी, ये बात बोली थी वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज क्या है, सही है। फिर भी नेक्स्ट देख लेते हैं। चाइल्डहुड इज ए पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। देखिए, ये बात किसी ने नहीं की है, गलत हो गया। चिल्ड्रन थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन। इसने बोला है जो बच्चों की जो सोच होती है ना, वो सोशल इंटरेक्शन से प्रभावित नहीं होती है। लेकिन ये चीज गलत है, क्योंकि होती है। भाई, बच्चा नए नए लोगों से मिलेगा, नए नए लोगों से कन्वर्सेशन करेगा, नए नए लोगों से बातचीत करेगा, तो उसकी सोच के ऊपर इफेक्ट तो पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये चीज भी क्या होगी हमारी, गलत होगी। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज सोली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स। ठीक है, चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज सोली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स, यानी कि जो बच्चों का जो विकास है ना, वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड होता है, आनुवांशिकता के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये चीज भी हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, अगर जो बच्चे का डेवलपमेंट है ना, वो कंप्लीटली आपकी आनुवांशिकता के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। उसमें किसका रोल होता है, आपकी हेरिडिटी का रोल होता है, यानी जेनेटिक्स का तो होता ही है, साथ में किसका होता है, आपके एनवायरमेंट का भी रोल होता है। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, गलत होगी। बचा हमारे पास क्या, फर्स्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड। ये कहलाती है आपकी मैच्योरेशन। ठीक है ना, यानी कि आप पहले से आइडिया लगा लेते हो, आप प्री डिटरमाइंड हो जाते हो इस चीज के बारे के इस चीज के बारे में। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम मैच्योरेशन। देखिए, मैंने आपको एक बार बताया भी था, अब जो आपकी जेनेटिक्स है ना, उसका रिलेशन किससे, आपकी मैच्योरिटी के साथ है। जो मैच्योरिटी का रिलेशन किससे, आपकी हेरिडिटी से है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो बाकी अगर आप किसी को भी देखते हैं, किसी का भी रिलेशन हेरिडिटी से नहीं है, यहाँ पे एडेप्शन का भी नहीं है, लर्निंग का भी नहीं है, और सोशलाइजेशन का भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचता है, मैच्योरेशन बचता है, जिसका रिलेशन किसके साथ है, आपकी हेरिडिटी के साथ है। और हेरिडिटी की बात इसने यहाँ पे की है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4। आगे देखिए, डैश इज ए प्राइमरी एंड डैश इज ए सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए, हमने वाइगोत्स्की की थ्योरी कंप्लीट कर ली है, और वहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए भी थे, तो ये वहीं से उठाया गया क्वेश्चन है। अब निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी एजेंसी है और कौन सी सेकेंडरी एजेंसी है या एजेंट है। देखिए, अब आप बताइए। देखिए, मैंने आपको बताया था, जो प्राइमरी एजेंसी होती है ना, उनके अंदर क्या क्या आता है, आपकी फैमिली। मैंने यह चीज आपको क्लियरली बताई थी। और जो सेकेंडरी एजेंसी है, उसके अंदर क्या क्या आता है, आपका स्कूल हो गया, आपके नेबर हो गए, आपका मीडिया हो गया, ये चीज मैंने आपको बताई थी, आपके पीयर्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए। ठीक है ना, ये सब चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। ये किसके अंदर आती हैं, आपके सेकेंडरी के अंदर आती हैं। और भी काफी हैं जो मैं पीछे आपको बता चुका हूं। तो यहां पे आंसर क्या होगा, देखिए आप, प्राइमरी क्या है, मैंने बताया ना, फैमिली है। और सेकेंडरी क्या हो गया, आपका स्कूल हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर ए। आप ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करना सीखिए। यहाँ पे मीडिया है, तो मीडिया प्राइमरी में थोड़ी ना आता है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे स्कूल है, प्राइमरी में नहीं आता, कैंसिल हो गया। यहाँ पे मीडिया है, ये भी कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या बचा हमारे पास, आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर 7 to 8 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन मोरल डिसीजन। यानी कि देखिए, हमने लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ चुकी है, जहां पे हमने हिंज एक्सपेरिमेंट के बारे में, या जो हिंज थ्योरी थी उसके बारे में पढ़ा था। जो हिंज की स्टोरी थी ना, मोरल डेवलपमेंट के बारे में, वो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो इसने पूछा है कि अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, जो 7 से 8 साल के बच्चे होते हैं ना, उनका जो मोरल डिसीजन है वो किस बेस के ऊपर होता है, ये चीज पूछी है। देखो, मैंने वहां पे आपको स्टेजेस की एज भी बताई थी। हमने 3 स्टेजेस के अंदर, 3 लेवल के अंदर बांटा था। 3 लेवल बताई थी मैंने, और 6 स्टेजेस बताई थी मैंने। वहां पे बहुत अच्छे से डिटेल से बता रखा है आपको। तो वहां पे मैंने बताया था, जो आपका लेवल फर्स्ट होता है ना, उसमें कितने से कितने साल तक के बच्चे आते हैं, 4 से लेके 10 साल तक के बच्चे आते हैं। ठीक है, मैंने वहां पे आपको बताया था। सेकंड जो लेवल है, उसमें 10 से 13 आते हैं, और जो थर्ड लेवल है, उसके अंदर 13 प्लस बच्चे आते हैं। ठीक है ना, जो 13 प्लस से ऊपर आयु के हैं। ठीक है, और हर एक लेवल के अंदर मैंने 2-2 स्टेजेस बताई थी। तो देखिए, 7 से जो 8 ईयर का बच्चा है, वो किस स्टेज में आ गया, फर्स्ट स्टेज के अंदर आ गया ना, फर्स्ट लेवल के अंदर आ गया ना। और फर्स्ट लेवल में स्टेजेस कौन कौन सी थी, 2 स्टेजेस थी। तो कौन कौन सी थी वो आप देखिए, वहां पे जाके उस थ्योरी को कीजिए आप, वहां से आपको पता चल जाएगा अच्छे से। ठीक है ना, तो देखिए वहां पे क्या था, 2 स्टेजेस बताई थी मैंने। एक तो थी आपकी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे
नहीं है, गलत। ये भी नहीं है, गलत। यूनिवर्सल एथिकल ये सबसे लास्ट में होती है, ये भी गलत। बचा क्या हमारे पास? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। और दूसरी स्टेज क्या थी इसके अंदर? इंस्ट्रूमेंटल पर्पस यानी टिट फॉर टैट। तो ये दो स्टेजेस होती है फर्स्ट लेवल के अंदर। तो ऑप्शन के अंदर हमारे पास है, यानी कि इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, वो उनकी कोई भी खुद का मोरल डिसीजन नहीं होता है। वो किसके डिसीजन के ऊपर बेस होते हैं? अपने पेरेंट्स के। जो अगर उन्हें पनिशमेंट मिलती है तो वो समझ जाते हैं ये चीज़ गलत है, अगर उन्हें लगता है पनिशमेंट नहीं मिली तो वो समझ जाते हैं ये चीज़ क्या है, सही है। तो इस बेस पर वो अपने मोरल डिसीजन को लेते हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, सेरिएशन इन जीन पियाजे थ्योरी रेफर्स टू। देखिए मैंने सेरिएशन के बारे में आपको बताया था। सेरिएशन का मतलब होता है जब आप ऑब्जेक्ट्स को है ना, ये जो चीजें हैं ना, उनको सीरियल वाइज सीक्वेंस के अंदर लगा पाते हैं, ठीक है ना, ये कहलाता है सेरिएशन। यानी कि आप उनकी हाइट के बेस पर, उनकी लेंथ के बेस पर, ठीक है, उनकी विड्थ के बेस पर आप जब ऑब्जेक्ट्स को बच्चा लगाना सीख जाता है ना, तो वो कहलाता है सेरिएशन। और जो सेरिएशन है ना, ये आता है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और एक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है ना। तो जो सेरिएशन है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है, ठीक। और ये मैं आपको बता चुका हूं इसका मतलब क्या होता है। देखिए मैं इसलिए आपको बोलता हूं मतलब का पता होना जरूरी है। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेरिएशन का मतलब अगर आपको पता होगा ना एक्चुअल में सेरिएशन होता क्या है, तो आपके लिए ये समझ लिए क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए आप, द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन वन डायमेंशन, फॉर एग्जाम्पल जैसे लेंथ, हो गया ना, सीधा मिल गया हमें आंसर यहीं पे ही। आगे देख लिए, द एबिलिटी टू टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, गलत। ए नैरेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग एज यूज्ड इन स्टोरी टेलिंग, ये भी नहीं हो सकता। द एबिलिटी टू स्पेशली मैप प्लेस लाइक वंस स्कूल, ये भी नहीं हो सकता। भाई सेरिएशन का मतलब हमें पता है, अब बच्चा क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज लगाना सीख जाता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, Nasima, 5 year old, is certain that rolling out a ball of clay into a snake creates more clay. According to Jean Piaget, what is the reasoning behind her thinking? देखिए यहाँ पे जो नसीमा है ना, वो 5 साल की बच्ची है, ठीक है। और वो क्या कर रही है, उसके पास है ना एक मिट्टी की बनाई हुई बॉल है। अब वो क्या करती है, उस मिट्टी की बॉल को वो क्या बना देती है, एक सांप में कन्वर्ट कर देती है अपने हाथों से, ठीक है। और वो सोच रही है कि अब है ना ये ज्यादा मिट्टी हो गई, क्योंकि बॉल है वो छोटी है, गोल है, ठीक है। लेकिन जब उसने सांप में कन्वर्ट किया ना, उसको स्नेक के अंदर बदला ना, तो वो थोड़ा सा लंबा दिखने लग गया। तो उसे लगे कि अब जो मेरी मिट्टी है ना वो ज्यादा हो गई, ठीक है। तो ये क्या है? देखिए मैंने आपको पियाजे की थ्योरी के अंदर बताया था सेंट्रेशन के बारे में, और वहां पे मैंने बताया था आपको सेंट्रेशन के अंदर बच्चा क्या करता है ना, वॉल्यूम के कंसेप्ट को भूल जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर कंसेंट्रेशन करता है। जैसे मैंने वहां पे पानी के गिलास का एग्जाम्पल दिया था। अगर 2 सेम गिलास है पानी के, मतलब उनका वॉल्यूम है ना वो सेम है, लेकिन फर्क क्या है, एक गिलास छोटा है और दूसरा गिलास है ना वो हाइट में लंबा है, ठीक है। जो छोटे वाला गिलास है उसकी विड्थ चौड़ी है, ठीक है, और जो हाइट वाला गिलास है उसकी विड्थ कम है, लेकिन पानी दोनों के अंदर सेम आ रहा है। तो बच्चा कहेगा कि जो लंबा गिलास है ना उसके अंदर ज्यादा पानी है। तो उसने क्या किया, वो वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को वहां पे भूल गया, ठीक है। उसने सिर्फ और सिर्फ हाइट के ऊपर कंसेंट्रेट कर लिया, तो इसको बोलते हैं सेंट्रेशन, ठीक है। बाकी देख लीजिए आप, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ठीक है। आप वहां पे जाके थ्योरी को पढ़िए, एक भी चीज आपके एग्जाम में बाहर से नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ऑफर्ड ए थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए हमने लेव वाइगोत्स्की के अलग से क्वेश्चंस किए हैं, तो वहां पे मैंने आपको बताया था जो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी भी बोलते हैं। और ये किससे रिलेटेड है, आपके सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड है, यानी कि आपके सामाजिक रचनावाद से। क्योंकि क्या कहता है वाइगोत्स्की, वो यही तो बोलता है ना, अब बच्चे अपनी नॉलेज का निर्माण किससे करते हैं, समाज में रहकर करते हैं, ठीक है। 3 चीजों का रोल बताया था उसने, आपकी लैंग्वेज का, आपकी सोसाइटी का और आपके कल्चर का, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड्स एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हरसेल्फ। हमने लेव वाइगोत्स्की थ्योरी के अंदर पढ़ा था, जो बच्चा है ना वो अपने आप से बात करता है, क्यों करता है, अपने जो उसके जो काम है ना, या जो अपना उसका बिहेवियर है ना उसको रेगुलेट करने के लिए। तो वाइगोत्स्की ने इस टर्म को क्या नाम दिया है, ठीक है ना, यानी खुद से बात करने को क्या बोला है। देखिए मैं आपको ये चीज काफी बार बता चुका हूं, क्या बोला है, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच, मैंने बताया था प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच दोनों सेम होती हैं। प्राइवेट स्पीच के अंदर क्या होता है, मुंह से आवाज आती है,
यानी कि बच्चा बड़बड़ा रहा है, बोल के बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो इनर स्पीच है उसके अंदर हम क्या करते हैं, माइंड माइंड में ही सोचते हैं, ठीक है। ये चीज मैं आपको क्लियरली बहुत अच्छे से बता चुका हूं, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी कि जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है ना उसकी क्या विशेषता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। ये टॉपिक हमने 1-2 दिन पहले ही किया था, ठीक है। और वहां पे मैंने आपको प्रोग्रेसिव स्कूल का मतलब बताया था बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो अब देखिए, फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, नहीं, हम ड्रिल और प्रैक्टिस पे थोड़े ना फोकस करते हैं, यानी चीजों को रटने के ऊपर थोड़ी ना फोकस करते हैं। एबिलिटी बेस्ड फिक्स्ड सेग्रीगेशन, मैंने हमेशा आपको बताया कि कभी भी सेग्रीगेशन के ऊपर तो जाना ही नहीं है, हमें बच्चों का अलगाव नहीं करना है, ठीक है ना, बच्चों को अलग अलग नहीं करना है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये हो सकता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, नेक्स्ट है यूज ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, देखिए ये भी नहीं हो सकता, ना तो हम बच्चों को रिवार्ड देंगे ना पनिशमेंट देंगे, पनिशमेंट भी नहीं देंगे और रिवार्ड भी नहीं देंगे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, आंसर नंबर सी। आगे देखिए, ए चाइल्ड हैज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स, यानी कि एक बच्चा है वो क्या कर रहा है, दूसरे लोगों को समझ पा रहा है अच्छे से, दूसरों के इंटेंशंस को, उनकी जो डिजायर है, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनको समझने में क्या है, सक्षम है, उसके पास एबिलिटी है। तो चाइल्ड के पास क्या है, देखिए ये भी चीज मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको काफी बार समझाया था, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, और मैंने बताया था ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस बनाती हैं, ठीक है। किसके अनुसार, गार्डनर के अनुसार, ये चीज भी मैंने आपको वहां पे लिखवा रखी है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूं आप उन थ्योरीज की क्लासेस को अच्छे से देखिए, पीडीएफ को बार बार रिवाइज कीजिए। तो देखिए मैंने आपको वहां पे बताया था, अगर जब बच्चा सिर्फ और सिर्फ खुद को समझता है ना, तो वो तो क्या कहलाता है, आपका इंट्रापर्सनल कहलाता है, ठीक है। यानी कि जब बच्चा खुद को समझता है, लेकिन जब वो दूसरे लोगों को समझता है ना, तो वो क्या कहलाता है, आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, खुद की हो रही है, दूसरों की बात हो रही है। देखिए, इंटेंशंस एंड डिजायर्स ऑफ अदर, यानी कि दूसरों की बात हो रही है यहाँ पे, इंटेंशंस एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर, आंसर नंबर बी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रोपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, देखिए एनईपी 2020 से क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इसके अंदर ये करवाऊंगा मैं आपको, आगे देखिए, बीइंग एजुकेटेड इन वंस मदर टंग इज डेट्रीमेंटल टू एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना और शैक्षिक और प्रौद्योगिकी प्रगति के लिए क्या है, हानिकारक है। देखिए ये चीज गलत है, हानिकारक थोड़ी ना मदर टंग, वो तो हेल्पफुल होती है। आगे देखिए, स्कूल्स शुड इनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, नहीं भाई, इंग्लिश को हमें हमारी फर्स्ट लैंग्वेज के ऊपर नहीं लेना है, फर्स्ट लैंग्वेज में क्या लेंगे हम, हमारी मदर टंग को लेंगे, तो ये चीज भी गलत हो गई। मल्टीलिंगुअलिज्म हैज ग्रेट कोग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स, हाँ ये सही हो सकता है। देखिए हम हमेशा पढ़ते आए हैं, अब जो भाषावाद है ना, यानी कि जो डाइवर्सिटी है हमारे क्लासरूम के अंदर, वो किसी भी कहीं से भी लोग आए हों, किसी भी भाषा से आए हों, कहीं किसी भी देश से आए हों, हमें क्या करती है वो चीज़, हमेशा हमारी हेल्प करती है, हमें एक चैलेंज के तौर पे उसको लेना है, ठीक है ना, वो चीज़ कभी भी हानिकारक नहीं होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। अगला ऑप्शन देख लीजिए, बाइलिंगुअल अप्रोच कंफ्यूज स्टूडेंट्स, देखिए ये चीज गलत हो गई, गलत हो गई। जो बाइलिंगुअल अप्रोच है ना, वो कंफ्यूज नहीं करेगी बच्चों को, हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर नंबर सी। आगे देखिए, जेंडर रोल्स आर, देखिए ये चीज भी मैंने आपको बताई थी, तो जेंडर रोल्स होते क्या है, यानी कि समाज के अंदर है ना, फीमेल और मेल के अंदर जब काम को बांट दिया जाता है ना, आखिर ये काम किसके हैं, जेंट्स के हैं, और ये काम किसके हैं, लेडीज के हैं, यानी कि लड़का लड़की के अंदर या महिला और पुरुष के अंदर जब काम को बांट दिया जाता है ना, तो वो चीज कहलाती है जेंडर रोल्स। अब आगे देखिए, जेंडर रोल्स आर लर्नड बिहेवियर, यानी कि सीखा गया व्यवहार है, इनमेट बिहेवियर यानी कि जन्मजात व्यवहार है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शंस यानी कि जैविक निर्माण से मिला है, या जेनेटिकली डिटरमाइंड यानी कि आनुवांशिक रूप से निर्धारित है। अब आप खुद बताइए, तो जेंडर रोल्स है, ये आपने सीखा है या जन्मजात है, या फिर आपके पास पहले से आपको मिला है, आपको बायोलॉजिकल मिला है, या फिर जेनेटिकली हुआ है। भाई जेंडर रोल्स का मतलब मैंने क्या बताया है, काम, ये काम किसका है, पुरुष का है, और ये काम किसका है, महिला का है। ये काम कैसे हुआ है, ये चीज हमने सीखी है ना समाज में आने के बाद, ये आपको जन्मजात मिली थी, जब आप पैदा हुए थे आपके साथ लिख के आया था कि ये काम लड़का करेगा और ये काम लड़की के लिए करेगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं था ना, ना तो आपको आनुवांशिक रूप से मिला था, तो बचा क्या हमारे पास, लर्नड है। भाई समाज ने तो हमें सिखाया है,
अब ये काम किसका है? लड़के के करने का है। ये काम किसका है? लड़की के करने का है। समाज ने सिखाया ना हमें ये चीज, तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर नंबर ए। आगे देखिए, द प्राइमरी गोल ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन। ये देखिए आपके असेसमेंट टॉपिक्स है, ये भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, द प्राइमरी गोल ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि जो आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन है ना, उसका पहला लक्ष्य क्या है, प्राथमिक लक्ष्य क्या है? देखिए आप, टू कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद वन अनदर। देखिए गलत है ये। कभी भी मैंने आपको बताया साइकोलॉजी के अंदर कभी भी बच्चों को आपस में कंपेयर नहीं करना है। अगर कंपेयर करना है तो आप उसकी खुद की जो परफॉर्मेंस है ना उससे कंपेयर कीजिए। अगर आज इतने नंबर लेके आ रहा है तो कल इससे ज्यादा लेके आएगा। खुद से कंपटीशन करवाइए उसका, खुद से कंपेयर कीजिए उसको, ठीक है। आपस में बच्चों को नहीं करना है, तो ये चीज गलत हो गई। नेक्स्ट है, टू असेस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाई द करिकुलम एंड पेडागोजी फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों की समझ का आकलन करना और छात्रों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र को संशोधित करना, ये चीज हो सकती है। आगे देखिए, टू असाइन रैंक टू स्टूडेंट्स, मैंने देखिए गलत हो गया, सीधा पढ़ते ही गलत हो जाता है क्वेश्चन। भाई हमें बच्चों को रैंक नहीं करना है, हमें ये नहीं करना ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है। कभी भी बच्चों को इस तरीके से नहीं बांटना है, तो ये भी क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। पर रैंक प्रदान करने के लिए हम थोड़ी ना असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे सीखें, और सीखने में जो भी उन्हें प्रॉब्लम आ रही है ना, उन प्रॉब्लम को सोल्व करने में हम हेल्प कर सके, इसलिए असेसमेंट किया जाता है। आगे देखिए, टू डिक्लेयर स्टूडेंट्स एज पास और फेल इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, गलत है। भाई हम असेसमेंट इसलिए थोड़े ना करते हैं कि बच्चे को पास और फेल कर सकें, ठीक है ना। साइकोलॉजी बोलती है कि असेसमेंट किया जाता है ताकि बच्चे की कमियों को हम जान सकें और उस बेस पर हम क्या कर सके, उसका सॉल्यूशन कर सकें। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? आंसर नंबर बी। आगे देखिए, बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट मेथड फॉर हर क्लास वट ऑल शुड द टीचर कीप इन माइंड, यानी कि अपनी कक्षा के लिए एक जो टीचर है ना वो मूल्यांकन विधि कर रहा है तैयार, तो उसे किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, फर्स्ट है, हु इज गोइंग टू यूज द रिजल्ट बिसाइड मी, यानी कि मेरे अलावा परिणामों का उपयोग कौन करेगा। भाई यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई मैं कैसी भी विधि यूज कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि क्लास तो मैं ही देखता हूँ, मेरे बाद कोई और थोड़े ना इनका यूज करेगा, तो जैसा मैं चाहूंगा वैसे कर सकता हूँ। तो ये चीज क्या है? कहीं ना कहीं गलत है ना, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट लर्निंग कर्व ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, ये चीज हमारी क्या होगी? ये चीज हमारी होगी सही। क्यों सही होगी? मैंने कल परसों के टॉपिक में, कल जो मैंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक करवाया था वहां पे मैंने बताया था आपको, अब हम क्या करेंगे, हम अलग अलग तरीकों का यूज करेंगे, हम डाइवर्स तरीकों का यूज करेंगे। क्यों? ताकि बच्चे जो है ना वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है बच्चों के अंदर, तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, तो हम बेस्ट वे को ढूंढेंगे जो सभी के काम आए। तो ये चीज हमारी क्या हो गई? सही हो गई। आगे देखिए, विच मेथड वुड हेल्प मी टू रिफ्लेक्ट ऑन माई पेडागोजी, यानी कि टीचर को भी सीखने को मिलता है। टीचर क्या कह रहा है यहाँ पे, मैं ऐसी विधि निकालूंगा अगर कुछ कमी होती है ना तो मैं भी उससे क्या करूं, सीखूं, ठीक है, मैं भी समझूं। अब भाई मैं और कितने अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूं, किस पेडागोजी तरीके को मैं क्या करूं, यूज करूं, ठीक है। तो ये चीज भी क्या हो गई? सही हो गई। नेक्स्ट है, विच मेथड वुड हेल्प टू लेबल एंड सेग्रीगेट स्टूडेंट्स, ये चीज मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, कभी भी बच्चों को लेबल नहीं करना है और उन्हें अलग थलग भी नहीं करना है। यानी कि लेबल का मतलब आपको ये नहीं बोलना कि बच्चा बुद्धू है, बच्चा पागल है, इस टाइप की चीजें नहीं करनी है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? आंसर नंबर 2 और 3 होना चाहिए। देखिए कहाँ पे है, फर्स्ट के अंदर है 2 और 3। नेक्स्ट देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन इंप्लाइज दैट, देखिए मैंने आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक करवा चुका हूं, अब देखिए वहां से आ रहा है या नहीं आ रहा है हमारे नोट से। देखिए आप, इंक्लूसिव एजुकेशन इंप्लाइज दैट ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा, यानी कि जो कोटा मिलता है वो बी मेड अवेलेबल ओनली इन द गवर्नमेंट स्कूल, गलत है। ये बोला कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के अंदर होना चाहिए और कहीं पे भी नहीं मिलना चाहिए, गलत हो गया। जहां पे भी केवल वर्ड आ जाए ना, आप याद रखना, जो केवल वर्ड है ना, जब भी केवल वर्ड आ जाए तो वो कभी भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता, ठीक है। ये ट्रिक है, आपको ये याद रखनी है। जब भी केवल वर्ड आपको कहीं पे दिख जाए तो समझ लेना कि वो ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज शुड बी प्लेस्ड इन स्पेशल स्कूल्स ओनली, गलत है। मैंने आपको बताया था ना, चाहे बच्चा कैसा भी हो, उसमें कितनी भी डिसेबिलिटीज हो, हमें सभी बच्चों को एक स्कूल में एक साथ पढ़ाना है, एक जैसी शिक्षा देनी है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, ओनली इंग्लिश बी टोट इन गवर्नमेंट स्कूल्स, गलत हो गया। भाई सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ाएंगे, तो हमारे पास बचा क्या? आंसर नंबर 4, पढ़कर देख लीजिए आप। ऑल चिल्ड्रन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटीज
टू प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो कहीं से भी आया हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जगह से हो, ठीक है, उसका कुछ भी नहीं देखा जाएगा, उसे एजुकेशन मिलेगी ही मिलेगी। तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर नंबर डी। आगे देखिए, ये कथन के और कारण के क्वेश्चन है। देखिए इनके अंदर क्या है, जो हमारे पास कथन है वो क्या दे रखा है? व्हाइल टीचिंग ए टीचर शुड यूज ए वैरायटी ऑफ वेज टू रिप्रेजेंट द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग। देखिए हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस से हो गया भाई, जो एक टीचर है ना उसको क्या करना चाहिए? पढ़ाते टाइम डिफरेंट डिफरेंट तरीकों का यूज करना चाहिए, ठीक है। कारण क्या दे रखा है? टीचर्स नीड टू अडेप्ट देयर पेडागोजी टू सूट द डाइवर्स नीड फॉर लर्नर्स या ऑफ चिल्ड्रंस। यानी देखो इसने कथन के अंदर तो बोल दिया अलग अलग तरीकों का यूज करो, कारण में बता दे क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स हैं, हमारे पास अलग अलग तरीके से सीखने वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, तो सभी को ये चीज सूट कर सके, सभी के लिए हेल्पफुल हो सके, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अलग अलग तरीकों का यूज करना चाहिए। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सही हो गई ना दोनों के दोनों। तो आंसर देख लीजिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, ए चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफिकल्टी इन राइटिंग, she also experiences a challenge in formation of alphabet and spacing of words. These characteristics hints towards which of the following learning disabilities. आपको तो फर्स्ट लाइन पढ़ते ही आंसर कर देना चाहिए, मैं करवा चुका हूं ये टॉपिक। मैंने वहां पे क्या बताया था? अगर राइटिंग से रिलेटेड है तो क्या होगा हमारा? डिस्ग्राफिया होगा, मैंने वहां पे क्लियरली बोला था। और मैंने यहाँ पे वो ये भी बताया था, ग्राफ 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 को क्या करते हैं आप? ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ का करना का मतलब आप उसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? राइटिंग से रिलेटेड क्या हो जाएगा? डिसग्राफिया, ठीक है। और डिसलेक्सिया क्या होता है? आपका पढ़ने से रिलेटेड, ठीक है ना, यानी रीडिंग से रिलेटेड, ठीक है। डिसकैलकुलिया आपका मैथ से रिलेटेड, यानी कैलकुलेशन, यानी कि आप बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते हो। एडीएचडी मैंने बताया था आपको, अब जहां पे बच्चा है ना कंसंट्रेट नहीं कर पाता, आप उसको बोलोगे ना कि आपको 5 मिनट के लिए यहाँ पे बैठ के पढ़ना है, वो आराम से बैठ नहीं पाएगा। तो ये होता है एडीएचडी ऑर्डर, ठीक है। आगे देखिए, टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमोंग द स्टूडेंट्स ए टीचर शुड। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस से टॉपिक आ गया। अब देखिए क्या करते हैं हम उसके अंदर? यूज स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड यूनिफॉर्म वे ऑफ असेसमेंट। देखिए हम कभी भी यूनिफॉर्म वेज का यूज नहीं करेंगे असेसमेंट के अंदर, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से बच्चों का असेसमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। और स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने आपको मना किया था, कभी भी हम इनका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट है, यूज ए वैरायटी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेज एंड मीन्स ऑफ असेसमेंट। ये हमारा क्या हो सकता है? सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेज की बात हो रही है। अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेज की बात हो रही है तो हम किसका अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, अलग अलग तरीके से उनका असेसमेंट करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हर बच्चा अलग है, पता नहीं कौन सा बच्चा किस तरीके से सीखता है, इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट तरीकों का यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, यूज यूनिफॉर्म पेडागोजी टू इंश्योर मेमोराइजेशन एंड फोकस ऑन समेटिव असेसमेंट। ये भी क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। हम कभी भी समेटिव असेसमेंट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, इन्फॉर्मेटिव के ऊपर करेंगे, ये आगे बताऊंगा मैं आपको। दूसरा देखिए, मेमोराइजेशन के ऊपर कभी भी फोकस नहीं करेंगे, यूनिफॉर्म पेडागोजी का भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। अगला है, इंक्रीज द नंबर ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट एंड फोकस ऑन रिकॉल। देखिए मैंने आपको बताया कभी भी हम रिकॉल के ऊपर ध्यान नहीं देते, बार 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 चीजों करने पे ध्यान नहीं देते, पेपर पेंसिल टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। भाई क्रिएटिविटी के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको बताई थी, मैं करवा चुका हूं, आप नोट्स को कीजिए। वहां पे मैंने पता नहीं कितनी बार डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में बात की थी, जिसको मैंने लिखा था आउट ऑफ बॉक्स। अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा था आउट ऑफ बॉक्स, यानी कि जो बच्चा है ना वो एकदम खुलकर सोचता है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग रखता है, वो नई नई चीजों से, नई नई तरीकों से चीजों को करने की कोशिश करता है। इसको बताया था मैंने क्रिएटिविटी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर ए। क्लियरली आप देखिए उसको जाकर, ठीक है। आगे देखिए, यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक्स मीनिंग थ्रो। देखिए मैंने आपको बताया था, अब जो बच्चे हैं ना वो ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। अब किन किन चीजों की हेल्प से करते हैं वो देखिए, एक्टिव एक्सप्लोरेशन, यानी कि वो एक्टिव रहते हुए सोचते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, ठीक है। प्ले से, भाई गेम से भी बच्चों को सीखने को मिलता है, वो ज्ञान का निर्माण करते हैं, कहते हैं ना खेल खेल में शिक्षा, तो हो गया ना। अगर वो खेल खेल रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं? ज्ञान का निर्माण भी कर रहे हैं। आगे है एक्टिव ऑन मटेरियल्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग,
यानी कि जो आपके पास सामग्री है ना, आप उनका यूज करके, उनका एक्सपेरिमेंट करके क्या कर रहे हो, आप सीख रहे हो, आप एक्टिव हो, तो ये चीज भी सही है। अगला है इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड अडल्ट्स, ये चीज तो वाइगोत्स्की बोलता ही है। अब बच्चे कैसे सीखते हैं, अपने पीयर्स से, अपने अडल्ट से, यानी कि अपने से बड़ों से इंटरेक्शन करके सीखते हैं, तो ये चीज भी क्या है हमारी, सही है, सारी सही हो गई। आंसर क्या है हमारा, आंसर नंबर डी। आगे देखिए, टू हेल्प चिल्ड्रन मेमोराइज द फोन नंबर ए टीचर सजेस्टेड स्टूडेंट to divide 10 digits of phone number into 3-4 smaller units and then remainder। ठीक है, the strategy suggested by the teacher here is called। यानी कि देखिए, एक बच्चा है वो फोन नंबर को याद नहीं कर पा रहा, 10 अंक के फोन नंबर होते हैं 10 डिजिट के, ठीक है। तो बच्चे को टीचर ने क्या सलाह दी कि आपको सारों को एक साथ याद मत कीजिए, सभी जो डिजिट है ना उनको एक साथ याद मत कीजिए, आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के कीजिए। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं चंकिंग। ठीक है, ये कराऊंगा मैं आगे आपको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चंकिंग बोलते हैं। एसिमुलेशन और एडेप्शन हो चुका है, ये किसके अंदर होता है, ये पियाजे ने बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने वहां पे आपको क्लियरली बताया था, आप जाकर देखिए, इनका मतलब भी मैंने वहां पे बताया है, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग शुड बी एम्फेसाइज मोस्ट इन स्कूल्स। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण पर स्कूलों में सबसे अधिक जोर दिया जाता है। तो देखिए किस पर जोर दिया जाता है, एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद सराउंडिंग्स, यानी कि परिवेश के साथ बातचीत के माध्यम से विभिन्न कौशल और ज्ञान को प्राप्त करना। ये चीज हमें क्या लग रही है, कहीं ना कहीं सही लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रोट मेमोराइजिंग द कंटेंट, यानी सामग्री को रटकर, भाई रटने की बात हम कभी नहीं करेंगे, गलत हो गया। पैसिव इमिटेशन ऑफ अदर्स, पैसिव का मतलब होता है बच्चे हैं निष्क्रिय हैं, सिर्फ और सिर्फ चीजों को रट रहे हैं, जो उनको दे दिया उसको रट लिया, बात खत्म। तो ये चीज भी क्या है, गलत है। आगे है कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, ये चीज भी क्या है, गलत है, इसकी तो कहीं पे बात ही नहीं हुई है, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर नंबर ए, ठीक है। आप जो आंसर है ना उनको नेग्लेक्ट करना सीखिए। भाई आपने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा, हो सकता है आपको वो समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है, लेकिन आप बाकी ऑप्शंस को पढ़िए, वहां से आप नेग्लेक्ट करना सीखिए, यार इस चीज की तो हम बात ही नहीं कर सकते। आप पैसिव इमिटेशन है, कभी बात नहीं करते, हो गया आंसर आउट। रोट मेमोराइजिंग है, नहीं करते, इसलिए हो गया आंसर आउट। तो इस तरीके से आप आंसर्स को नेग्लेक्ट करना सीखिए, जो ऑप्शंस है उनको, ठीक है, और उससे आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा करेक्ट आएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एग्जाम्पलीफाई ए सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू फैसिलिटेट रीडिंग अमोंग स्टूडेंट्स, यानी कि निम्नलिखित में से जो ऐसा कौन सा सेट है जो छात्रों के बीच पढ़ने की सुविधा के लिए एक सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण का उदाहरण है। देखिए मैंने आपको बताया था, सोशल जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, अब बच्चे समाज के अंदर रहकर सीखते हैं, एक दूसरे की हेल्प से सीखते हैं, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग से सीखते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ इन ऑप्शंस के अंदर मिलेगा। अब आप पढ़िए, सलमा यूजेज फ्लैश कार्ड्स टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न न्यू वर्ड्स एंड रिवार्ड्स देम विद कैंडी फॉर करेक्ट रेस्पॉन्सेज, यानी कि सलमा क्या कर रही है, फ्लैश कार्ड का यूज कर रही है ताकि बच्चे नए वर्ड्स को सीखें, लेकिन उनको क्या दे रही है, साथ में रिवॉर्ड भी दे रही है। तो रिवॉर्ड देना क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये चीज क्या हो जाएगी हमारी, गलत हो जाएगी। अगला है जो प्रमति है ना, हैज हर स्टूडेंट चूज फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ बुक्स टू रीड, यानी कि बच्चों को क्या कह रही है, अगर आप बुक्स को चूज कर लो, उनको पढ़ो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे ना उस बुक को आप चूज कर लो, ठीक है। दोज स्टूडेंट्स हु रीड ए पर्टिकुलर बुक आर मेड टू डिस्कस द बुक ऑन ए रेगुलर बेसिस, वो क्या करती है, बच्चे जिस बुक को पढ़ रहे हैं ना, उन बुक्स को वो बच्चों के साथ क्या करती है, रेगुलर बेसिस पर डिस्कशन करती है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रही है, बच्चों की हेल्प कर रही है, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गई हमारी, कहीं ना कहीं सही हो गई। आगे है अरुंधति एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग कंटेक्चुअल मटेरियल टू हेल्प डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, यानी कि नए शब्दों को निर्धारित करने में और उनके उपयोग करने में क्या कर रही है, जोर दे रही है। तो ये भी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं बच्चों की हेल्प कर रही है ना। और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या करते हैं, हम हेल्प की बात करते हैं, ठीक है ना, हम मिलकर पढ़ने की बात करते हैं, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं क्या हो गई हमारी, सही हो गई। आगे देखिए, रेखा हैज हर स्टूडेंट्स राइट ईच वर्ड दे मिस ऑन ए स्पेलिंग टेस्ट 5 times टू हेल्प देम रिमेंबर द वर्ड, ये बोल रही है कि रेखा क्या करती है, अगर जो जिस स्पेलिंग्स के अंदर बच्चा गलती करता है ना, उस स्पेलिंग्स को बोलती है कि आप इसको 5 बार लिखो, क्यों, ताकि वो उसको याद हो जाए, ठीक है, यानी कि रट जाए, और रटने की हम बात कभी करते नहीं है। तो ये चीज भी क्या हो गई हमारी, गलत हो गई। तो हमारे पास बचा क्या, 2 and 3, देख लीजिए कहां पे है, आंसर नंबर सी। आगे देखिए, एज ए टीचर हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज
इन योर स्टूडेंट। देखिए प्रॉब्लम सोल्विंग जो एबिलिटीज है ना, प्रॉब्लम सोल्विंग जो मेथड है, उनके बारे में बात करूंगा अभी आपसे, ठीक है। देखिए जनरेटिंग फियर अमंगेस्ट योर स्टूडेंट्स, यानी बच्चों के अंदर आप डर थोड़े ना पैदा करोगे प्रॉब्लम सोल्विंग करवाते टाइम, तो ये चीज क्या हो गई आपकी गलत हो गई। आगे है इनक्रीजिंग ए फिक्स्ड वे ऑफ सोल्विंग प्रॉब्लम। देखिए कभी भी फिक्स वे से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है, इसको बोलते हैं फंक्शनल फिक्स्डनेस, यानी कि बच्चा फिक्स हो जाता है, जिद कर लेता है कि इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सोल्व करूंगा मैं, चाहे वो उस तरीके से सोल्व हो ही मत। इसको बोलते हैं फंक्शनल फिक्स्डनेस। आप एक चीज को काफी तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। आगे है इनक्रीजिंग यूज ऑफ एनालिसिस, यानी विश्लेषण के उपयोग को प्रोत्साहित करना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारा हो सकता है। आगे देखिए एम्फेसाइजिंग ऑन यूज ऑफ पैसिव मेमोराइजेशन। देखिए फिर निष्क्रिय की बात हो गई, मैंने बताया ना पैसिव की बात तो कभी हो ही नहीं सकती, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर क्या बचा हमारे पास, आंसर नंबर सी। आप ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करके करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, इस बात को याद रखिए। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फैसिलिटेशन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि किसके परिणाम स्वरूप सार्थक शिक्षा की सुविधा होगी, यानी कि आप अच्छे से सीख पाओगे, आपकी मीनिंगफुल लर्निंग होगी, ठीक है। देखिए प्रोमोटिंग डीकॉन्टेक्चुअलाइज लर्निंग इन द क्लासरूम, यानी गैर प्रासंगिक, यानी कि जो चीज क्लास से रिलेटेड नहीं है ना, आप वो चीज पढ़ा रहे हो, जो आपके सिलेबस के अंदर आपके कंटेक्स्ट के अंदर है नहीं ना, आप उस चीज को पढ़ा रहे हो, तो ये चीज गलत हो गई ना कहीं गलत है। आगे देखिए इनक्रीजिंग मल्टीपल वे ऑफ वर्किंग एट ए प्रॉब्लम, ये चीज कहीं ना कहीं सही हो सकती है, ठीक है। वो बोल रहा है कि जो आप है ना, जो प्रॉब्लम है ना, उसको अलग अलग तरीके से सोचने के लिए बच्चों को कहिए, ठीक है। बच्चों को कीजिए, इसको मल्टीपल वेज के अंदर आप कर सकते हो। मैंने बताया ना कभी भी फंक्शनल फिक्स्डनेस नहीं रखनी है नेचर के अंदर, ठीक है। तो हमारा सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए रोड लर्निंग नहीं कर सकते। आगे है आप क्या कीजिए, सीधा ब्लैक बोर्ड पर से आंसर को उतारिए, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या, आंसर नंबर बी। आगे देखिए स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इमोशंस ऑफ डैश व्हेन दे एट्रीब्यूट इंटरनल फैक्टर्स टू एक्सप्लेन देयर सक्सेस एट ए टास्क। भाई बच्चे का कोई काम था, ठीक है, बच्चे को कोई कार्य दिया गया और बच्चे ने वो चीज की है कंप्लीटली, और उसने किससे की है, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से, ठीक है, इंटरनल फैक्टर से, यानी कि वो आंतरिक रूप से प्रेरित था उस चीज को करने के लिए, इसलिए उसने इस चीज को किया है, ठीक है। तो उसके अंदर बोल रहा है कि वो किस इमोशंस को बारे में बात कर रहा है, वो उसका कौन सा इमोशंस जगेगा, ठीक है। उसको शर्म आएगी, उसके लिए शर्म की बात थोड़ी ना है, भाई वो अंदर से मोटिवेटेड था इसलिए उस चीज को किया है, तो वो शर्म थोड़ी ना महसूस करेगा, तो ये हमारा आंसर गलत है। उसको गुस्सा थोड़ी ना आएगा, गलत है। एंजाइटी थोड़ी ना होगी, गलत है। तो क्या होगा, वो अपने आप के ऊपर गर्व करेगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज वो अंदर से चाहता था कि मैं इस चीज को करूं और इसलिए उसने उस चीज को किया, तो उसको क्या फील होगा, गर्व फील होगा, ठीक है। आगे देखिए एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन यूज ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच शुड बी इनक्रेज्ड बिकॉज, देखिए फिर आ गई वही बात, अगर आप अलग अलग तरीके से चीजों को देखिए, अलग अलग दृष्टिकोण से चीजों को देखिए, क्यों, इट मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव, कहीं ना कहीं ये चीज क्या है, सही है। लेकिन देखिए आगे ऑप्शन देखिए, इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सक्लूड सर्टेन चिल्ड्रन फ्रॉम एजुकेशन, गलत है, बच्चों को निकालने के लिए थोड़ी ना हम कर रहे हैं, ठीक है, गलत है। इट सेव्स लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम ऑफ टीचर, टीचर का टाइम थोड़ी ना बचाना है, बट टीचर का तो काम ही पढ़ाना है, वो टाइम बचाकर करेगा क्या, तो ये आंसर भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। आगे है इट यील्ड्स टू डोकिलिटी अमोंग चिल्ड्रंस, यानी कि सामंजस्य स्थापित करना, इससे बच्चों में क्या होगा, सामंजस्य स्थापित होगा। लेकिन देखिए अब इन दोनों में देखिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है, इट मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव, भाई मल्टी सेंसरी अगर अप्रोच है तो उससे क्या होगा, टीचिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी ना, अलग अलग तरह के बच्चे सीख पाएंगे ना, तो ज्यादा सही आंसर क्या होगा हमारा, आंसर नंबर ए। आगे देखिए चिल्ड्रन ऑफन फॉर्म अल्टरनेटिव कंसेप्शंस एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट वेरियस कंसेप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब बच्चे हैं ना जब भी किसी कंसेप्ट को करते हैं ना, तो उस कंसेप्ट के बारे में उनके माइंड में कई बार तो सही धारणा बन जाती है और कई बार क्या बन जाती है, गलत धारणा बन जाती है, और कई बार क्या होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। भाई नॉर्मल सी बात है, बच्चा है कोई भी चीज सीख रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, जरूरी थोड़ी है वो उस चीज को 100% पहली बार में सीख पाएगा, उसको कंफ्यूजन भी तो होगा ना, हो सकता है वो उस चीज के बारे में गलत तरीके से सोच रहा हो किसी क्वेश्चन के बारे में, तो सारी चीजें सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से गलत कौन सा है। आगे देखिए आप, अल्टरनेटिव कंसेप्शंस एंड मिसकंसेप्शंस फॉर्म्ड बाय स्टूडेंट्स शुड बी हाईली डिस्करेज्ड बाय द टीचर, भाई गलत है। आपको बच्चे के जो कंसेप्शंस और मिसकंसेप्शन है ना, उनको डिस्करेज नहीं करना है,
इससे बच्चा डर जाएगा, एंजाइटी फील करेगा, वो पढ़ेगा ही नहीं। भाई ये चीजें तो क्या है, हेल्पफुल होती हैं पढ़ने के अंदर। भाई बच्चा जब गलती करेगा तभी तो सीखेगा ना, हम ये चीज तो बोलते हैं ना। तो ये चीज क्या हो गई हमारे पास, ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। आगे है, फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेटिव कंसेप्शंस एंड मिसकंसेप्शंस इज वेरी नेचुरल अमोंग चिल्ड्रन एज वेल एज अडल्ट्स। यानी कि जब बच्चे सीखते हैं ना तो ये चीज तो नेचुरल है। भाई बच्चा गलती करके ही तो सीखता है, अगर गलती करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे, वही चीज इसने यहाँ पे बोली है, तो ये चीज तो सही है। ए टीचर शुड डेफिनेटली अटेंड टू दीज अल्टरनेटिव कंसेप्शंस एंड मिसकंसेप्शंस एज दे आर सिग्निफिकेंट इन प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। यहां पे बोल रहा है अब जो टीचर है ना उसको इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। अब बच्चे के कंफ्यूजन क्या है, उसकी गलत धारणाएं क्या है, क्यों, क्योंकि ये सीखने में हेल्प करेगी। भाई बच्चा अभी गलत सोच रहा है, आप उसको बताओगे अगर नहीं आप इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से सोचिए, ठीक है ना, तो ये टीचिंग लर्निंग में क्या करेगी, हेल्पफुल है। ये चीज भी क्या हो गई हमारी, सही हो गई। आगे है, अल्टरनेटिव कंसेप्शंस अबाउट मिसकंसेप्शंस आर नॉट ऑलवेज बेसलेस, रादर these represent children intuitive ideas about world around them। देखिए ये बोल रहा है कि ये चीजें है ना, जो कंसेप्शंस और मिसकंसेप्शंस होते हैं ना, ये हमेशा गलत नहीं होते हैं, ये बच्चे की सोच को बताते हैं। जैसे बच्चा अपने आसपास देखता है ना वैसी ही सोच बना लेता है। तो टीचर का जो फर्ज है वो क्या है, आप अगर वो गलत सोच रहा है ना तो उस सोच को क्या करें, आप सही करें। तो कहीं ना कहीं ये चीज क्या है, सही है। तो आंसर क्या बचा हमारे पास, आंसर नंबर ए। टीचर को क्या नहीं करना है, डिस्करेज नहीं करना है बच्चों को, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, डैश व्यू ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन्स दैट टेंजिबल इंसेंटिव्स एंड रिवार्ड्स मोटिवेट स्टूडेंट फॉर लर्निंग। देखिए यहां पे बात की गई है, अब जो रिवार्ड्स और जो इंसेंटिव होते हैं ना वो बच्चों को क्या करते हैं, सीखने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, या सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। ये बात किन लोगों ने कही है, ये बात देखिए आप याद रखिए कि ये है बिहेवियरल लोगों ने, स्किनर ने बात की थी इस बारे में, ठीक है ना। तो वो किससे थे, वो व्यवहारवादी थे, ठीक है, तो इन्होंने बात की है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा आंसर नंबर बी, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक था, आप नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, बाकी जो टॉपिक बचे हैं वो मैं करवा रहा हूं आपसे, ठीक है ना। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।